नमस्ते मित्रों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेड डिवाइस सर्कल में हम मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के एक से एक महत्वपूर्ण मणि रत्नों को, अलंकारों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, जो आज किसी न किसी तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस इसी प्रकार से शोभा बढ़ाने वाले एक शख्स हमारे बीच आज मौजूद है। इन शख्स के बारे में यदि मैं बताऊं तो इनकी पहले तो शिक्षा के बारे में, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट किया हुआ है, उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया हुआ है और आईएसओ सर्टिफिकेशन के कंप्लायंस की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद आईएसओ 9000 के कंप्लायंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के सर्टिफिकेशन, और इस समय डॉक्टरेट की फर्दर स्टडीज कर रहे हैं। अगर इनकी टॉप स्किल्स की बात की जाए तो इनकी टॉप स्किल्स में सबसे पहले आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेकंड है ग्रोथ मैनेजमेंट, थर्ड है की अकाउंट्स और फाइनेंस। इसके अलावा अगर इनकी लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाए तो ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। हिंदी में तो धारा प्रवाही है ही, पंजाबी होने के नाते की गल है, सब आता है। और गुजराती तो बोलता आवड़वी जो है, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं और व्यापारियों के साथ डील करते हैं। इसके अलावा इनके जो पब्लिकेशंस आए हुए हैं वो डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर है और बायोमार्कर्स। अगर फ्लो साइटोमेट्री का तार अगर छेड़ भी दिया जाए तो ये पूरा संगीत हमें सुना सकते हैं और हमें समझ में भी बहुत कुछ आएगा। और जिसको इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, उसे कोई सब बात भी पढ़ लेनी पड़ेगी। और तो इन्हीं सभी सर्टिफिकेशन और पोर्टफोलियो के साथ जो हमारे उपलब्धियों को हासिल करके हमारे बीच आज उपलब्ध है, उस गेस्ट का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे साथ आप भी स्वागत कीजिए राजीव कुमरिया जी का। आपका हार्दिक स्वागत है। राजीव नमस्कार। कुमरिया जी, पहले आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि इस समय आप इतने सारी शिक्षा और इतने सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद इस समय क्या कर रहे हैं? कौन सी नई चीज? ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि 3 दशक हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, वाह! 30 साल। और इस 30 साल में से अगर मैं अपने एनालिटिकल स्टाइल में, अंदाज़ में इसका जवाब दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 70 से 75% जो समय है मेरा इन विट्रो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ही गुज़रा। जी। और उसके अलावा मैंने थोड़ा समय जो है वो अलाइड इंडस्ट्रीज जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, क्रिटिकल केयर, डायग्नोस्टिक, क्रिटिकल केयर, मेडिसिन के अंदर भी गुज़ारा एंड लिटिल बिट इन लाइफ साइंसेज़। तो आजकल मैं एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं कई छोटी-छोटी स्टार्टअप कंपनीज़ को एज़ ए मेंटर एडवाइस भी करता हूँ। उनमें से एक जिनसे शायद आप वाकिफ़ भी हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। उसका नाम है आइडेंटिफाई डॉट बायो। ओके। अच्छा, ये किए था कि हमारी रिसर्च टीम आपके यहाँ आमंत्रित करने के पहले बहुत रिसर्च कर रही थी। उसमें किसी ने, मेरे एक मेंबर ने बताया कि आप स्पिन सेलिंग के बारे में एकदम बहुत बढ़िया आपने उसका सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। वो क्या है? स्पिन सेलिंग क्या होती है? जैसे क्रिकेट में गुगली, फास्ट बॉल, स्पिन, ऐसा कुछ स्पिन है? देखिए, क्रिकेट के ऊपर तो मैं कई घंटों बात कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से अमूमन हिंदुस्तान का हर इंसान जो क्रिकेट से लगाव दिलचस्पी रखता है, वो उस पे घंटों और दिनों तक बात कर सकता है। बहरहाल, क्रिकेट में भी जैसे पिच का निरीक्षण, मौसम की समझ, बॉल, सामने वाली टीम, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके ये एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉर्मुलेट करने में मदद करती हैं कि किस तरीके से, और वो स्ट्रैटेजी बॉलिंग की भी है और बैटिंग की भी है। ओके। स्पिन एक तरीके की सेलिंग स्ट्रैटेजी है या एक सेलिंग स्टाइल है, जो कि बहुत ही होलसम है। इसका कहने का होलसम मतलब तरीका ये है, मतलब हुआ आपका? मैं उस पे आ रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि स्पिन सेलिंग हम कस्टमर को आज नहीं देखते, हम उसकी आने वाली सिचुएशन के ऊपर देखते हैं। आज अगर आप, मैं या कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, तो उसकी इच्छा जागृत होना, उसकी आवश्यकता जागृत होने का काम जो है, वो कुछ समय पहले हो सकता है। तो आप कितना पहले उस कस्टमर के साथ मिलेंगे। स्पिन बेसिकली एक एक्रोनिम है, SPIN। तो सिचुएशन, नीड, पे ऑफ, इस तरीके से। तो उस टाइप की सेलिंग में जितना आप कस्टमर की बाइंग साइकिल में, बाइंग फेज में अर्ली एंटर करते हो उसके साथ डिस्कशन करने में,
तब तक शायद उसके पास उस नीड को स्पेसिफिकली बताने का शब्द भी नहीं हो या उसको उजागर भी नहीं, तब आपके सेलिंग के सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आप फिर प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप उसको एक समाधान बेचते हैं, और उस समाधान में कि ये समाधान लेने से उस कस्टमर की कौन सी मुश्किलें दूर होंगी, उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो ये एक स्पिन सेलिंग जो है इस तरीके का एक मॉड्यूल है, एक सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। मैं बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे को ये मौका मिला इसमें सर्टिफिकेशन लेने का। मेरे पास 2-3 इस तरीके की सर्टिफिकेशन है स्पिन सेलिंग के अंदर, स्पिन मार्केटिंग में, जो मैं, पर मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में और भी हमारे कोलीग्स हैं जो इसके ऊपर काफ़ी महारत रखते हैं। राजीव जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आज आप जो कुछ भी बने हैं अपने करियर में इतने सारे बदलाव करके, वो क्यों बने हैं? ये एक बहुत ही लोडेड प्रश्न, लोडेड, ओहो। और लोडेड मैं इसलिए कहूँगा कि कुछ तो बात ये है कि धारा प्रवाह बहते गए, लेकिन हर समय ऐसा हुआ हो ऐसा भी नहीं है। तो जब मैंने इंडस्ट्री में नई-नई शुरुआत की, तो हर एक नए रंगरूट की तरह मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बस ढेर सारे सपने थे कि अब कमोबेश पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और अब हमको व्यावसायिक दृष्टि से अपने आप को देखना है। लेकिन ज़्यादा जानकारी किसी बात में नहीं थी। धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहे, तो मैं एक बड़ा मेरा फ़ेवरेट सा एग्ज़ाम्पल है जो मैं देना चाहता हूँ, कि आपको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल उतना ही प्रकाश चाहिए जितना एक कार की हेडलाइट में होता है, 20 और 30 मीटर। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे आने वाले रास्ते को जो है वो प्रकाशमय कर देता है। आपको पता चलता है कि गड्ढे कहाँ हैं, कहाँ नहीं जाना। लेकिन कुछ मुझे शुरुआत से इस बात का भी पास था कि मैं कुछ नया, कुछ अलग करूँ, और इसलिए मेरे अपने व्यावसायिक जीवन में, करियर में जो भी मैंने चेंजेस किए, वो इसलिए नहीं थे कि मुझे बस या तो यहाँ से बोरियत हो रही है या ज़्यादा पैसा चाहिए या इस प्रकार के कारणों की वजह से, या कोई बहुत बड़ी प्रमोशन, पोजीशन। मेरे करियर के बदलाव हमेशा ये थे कि मैं कुछ नया करना चाहता था और जिसका मुझे मौका मिल रहा था। इसलिए अगर आप और काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं या कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, वो देखेंगे कि मैंने हर जगह कुछ नया करने की, एक नए तजुर्बे को हासिल करने की, एक नई जानकारी, एक नए स्किल को एक्वायर करने की कोशिश की। और मेरी करियर की जो जर्नी है, वो इन्हीं चीज़ों के साथ रही है। और इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होकर एक नेशनल सेल्स हेड या पी&एल हेड तक का भी तजुर्बा है। मुझे ऑपरेशंस की भी ठीक-ठाक जानकारी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी थोड़े हाथ आज़माए। मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और स्ट्रैटेजी, जो कि मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, बिज़नेस ऑपरेशंस, तो उसपे भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो बेसिकली मेरे कई शानदार कलीग्स रहे मेरे साथ मेरे सफ़र में। उनके कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँ तो मेरे को एक ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल तजुर्बा है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे मैं इस इंडस्ट्री का एक स्विस आर्मी नाइफ़ हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने बात की कि आपको कंपनी एक्विजिशन का बहुत बढ़िया तजुर्बा है। आपने अपने जो पुराने ऑर्गेनाइज़ेशंस में जिनमें काम किया है, उसमें एक कंपनी थी ट्रांस एशिया। जी। वहाँ पे उन लोगों ने 8 से 10 एक्विजिशंस किए, उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो उसमें क्या करते क्या एक्विजिशन में, और या फिर इंटीग्रेशन में, जैसे ट्रिविट्रॉल में आपने किया हुआ है काम, तो फ़िनलैंड की कोई कंपनी तो उसके साथ इंटीग्रेट करवाया था। क्या था वो? तो देखिए, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, उसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ट्रांसएशिया में श्री वज़ीरानी साहब ने ये मौका दिया, और ये एक इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये कभी कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे सीनियर कोलीग थे, मैंने उनसे सीखा भी, और इस पूरी जर्नी में वो मेरे साथ हमेशा रहे। तो
तो और हर एक का रोल जो अपना एक डिफाइंड रोल रहता है एम&ए के प्रोसेस में, वो महत्वपूर्ण ही होता है। तो ये एक क्योंकि इसमें हाई स्टेक्स है बिल्कुल। और हाई रिटर्न्स इमीडिएटली नहीं है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप एक्वायर्ड एंटिटी को किस तरीके से इंटीग्रेट करके उसकी सिनर्जीज को किस प्रकार से जो है उसका फ़ायदा उठाकर एक आगे वैल्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। ओके। तो जो एम&ए हमने किए या मैं जिस एक बड़े काम में जो ट्रांज़िशन ने किया उसका एक छोटा-सा हिस्सेदार था, उसमें ये था कि टारगेट आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम ये देखते थे कि वो स्ट्रैटेजिकली हमारे पोर्टफ़ोलियो के साथ, हमारे बिज़नेस विज़न के साथ किस तरीके से फिट होता है। अच्छा। फिट होने के बाद हम उस काम को डिवाइड कर देते थे। तो मतलब उसको फाइनेंस को एक अलग टीम देखती थी, स्ट्रैटेजी को एक अलग टीम देखती थी, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एनालिसिस, उनका बिज़नेस स्प्रेड ग्लोबली किस-किस रीजन में है उसका एनालिसिस ओके। और इसको जोड़ने के बाद हमको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हमको कौन-सी मार्केट्स में एंट्री मिल जाएगी, किस प्रकार के नए प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज़ को हमको एक्सेस मिलेगा। अच्छा। किन नई ज्योग्राफीज़ में हम एंटर कर सकते हैं इसके साथ और उनको हमसे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा राजीव जी, आप ये दावा करते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, डेंगू ये जब शुरुआती दिनों में पहली बार जब लॉन्च हुआ, तो उस समय आपने भी उनमें से एक थे। तो इस दावे की पुष्टि करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसी भी इतिहास को जो है ना, हुँ। वो इतिहास अपने आप में एक लोकोक्तियों का संग्रह ही है, वाह! कहा जाए तो। तो अब 3 दशक या 30 साल में अगर हम किसी भी और जो मेरे भी वरिष्ठ और वयस्क हैं इस इंडस्ट्री में, आप उनसे भी बात करें, तो जब हमने शायद जॉइन किया था इंडस्ट्री को, उस समय डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस और कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे, जिनका नाम नहीं था बिल्कुल। और शायद सुना भी नहीं था और जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन किया था, तो मैं आपको बताता हूँ एक साइंटिफिक फैक्ट कि उस वक़्त पिछला शायद डेंगू का जो एपिडेमिक था नॉर्थ में, जिसका एपिसेंटर दिल्ली एनसीआर जिसको आज एनसीआर बोलते हैं, तब 94 एनसीआर या 95 में पहली बार नहीं, मैंने सुना। 1980s में सबसे पहले हुआ था और वो 1 आध साल में चला गया। अच्छा। उससे जो नुकसान हुआ फिर कुछ ख़ास हुआ नहीं, तो इसलिए ज़्यादा सरकार की तरफ से भी कोई कठोर कदम या कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। अच्छा। लेकिन जब ये वापस आना शुरू हुआ, ओके। तो हमने अब डेंगू सीरोलॉजी की जहाँ तक हम बात करें, तो एक कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि उस पे प्रोडक्ट लेके आई थी और उन्होंने काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर की थी। उन्होंने थाईलैंड में यूएस फर्म्स के साथ मिलके कई पेपर पब्लिश किए इसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर। उन्होंने ही सीरोलॉजिकली डिफ़ाइन किया कि और उन्होंने या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी काम किया इस पे कि ओके। 4 अलग-अलग प्रकार के जो सीरोवार्स हैं डेंगू के, हाँ। वो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसे हम साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ है। खुश। तो अपने शुरुआती दौर में मेरे को ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया, पर शुरुआती दौर में अपने करियर के मुझे ये मौका मिला कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा-सा फैलाऊँ। बढ़िया। तो वो प्रोडक्ट लेके जो है मैं आगे बढ़ा और मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो एक यंग कहते हैं ना कि 22, 23, 25 साल के लड़के ब्रांड न्यू डायनामिक अननोन पर्सनैलिटी मार्केट में। नहीं, नहीं ऐसे कोई बड़े भारी भरकम शब्दों से मैं अपने आप को नहीं नवाज़ूँगा। एक 25 साल के लड़के से जब ये कहा जाए कि तुम ये करो कि और वो एक्साइट हो जाए क्योंकि ये प्रोडक्ट उसकी एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड से मेल खाता है बिल्कुल। और वो जोश में जाए और वो प्रोडक्ट जो है पूरे साल में 4 या 5 भी ना बिके। तो मैंने वो दौर भी देखा है और फिर उस दौर से लेकर उस दौर तक जब एक ज़बरदस्त दुर्भाग्यवश एपिडेमिक हुआ और डेंगू फैला और काफ़ी मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी भी उसके तहत जो है हमको झेलनी पड़ी। तब डेंगू सीरोलॉजी का इम्पोर्टेंस तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं था, शायद कुछ और भी लोग थे, लेकिन ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो पहली कुछ उस दौर में क्लिनिकल ट्रायल्स, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, उनमें कहीं न कहीं मैं उन रिसर्चर्स के साथ, उन डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ था। मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, वो सब पब्लिक डोमेन में है। ओके। तो ऐसे ही हम लेप्टोस्पायरोसिस बात करें तो मैं अपने अभी तो ख़ैर
सब जानते हैं इसको, व्हाइट जॉन्डिस भी कहते हैं। और उस समय पे इसको कहा जाता था कि ये तो पैडी कल्टीवेशन में या चावल की, धान की खेती में जो काम कर रहे हैं खेतीहर मजदूर, उनकी बीमारी है। क्योंकि वो पानी में के भराव में, जहाँ मैं किसान नहीं हूँ, जल जमाव। जल जमाव के अंदर जो है धान की खेती होती है चावल की, तो उसमें वो लोग नंगे पाँव काम करते हैं और वहाँ जो है रैट फीसिस, रैट यूरिन के मिक्सअप होने से लेप्टोस्पायरोसिस उनको हो जाता है। तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। केरला में, बैंगलोर की तरफ, कर्नाटका में हाँ। कुछ रिसर्चर्स थे जो एहेड ऑफ देयर टाइम थे, उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया और इसको इलैबोरेटली स्टडी करके पब्लिश कराए। मगर इस तरीके का कोई डायग्नोस्टिक का कोई सॉल्यूशन अवेलेबल हो, एक क्लिनिकल लैब के लिए, वो नहीं था। तो किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने इसके ऊपर भी काम किया था और इस प्रोडक्ट को जब हमने इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे साथ वही चैलेंजेस आए कि भैया ये प्रोडक्ट का मार्केट में कंज्यूमर कौन है? बिल्कुल। तो फिर यूँ हुआ कि धीरे-धीरे कुछ लोगों ने उसको समझना शुरू किया कि कई बार जॉन्डिस के इस तरीके के सिम्पटम्स रहते हैं, लेकिन वो टिपिकल जॉन्डिस जैसा नहीं लगता। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके कई डॉक्टर्स ने उसको यूज़ किया और दे गॉट गुड रिजल्ट्स। फिर यूँ हुआ कि बॉम्बे में बारिश बहुत पड़ी और अगर मैं गलत नहीं हूँ, एंड इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो शायद बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी को लेप्टोस्पायरोसिस हो गया कि उनको बारिश के जल भराव में अपनी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। ओहो! तो ये बात जो है ये थोड़ी फैली और उससे नाम, खैर बहरहाल तब तक लेप्टोस्पायरोसिस काफ़ी लैब्स में एज़ ए स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स जो टेस्ट है, वो ऑलरेडी पेशेंट्स को उन्होंने अवेलेबल करा दिया था। ओके। मगर जिसको हम कहेंगे ना, एक मेन स्ट्रीमिंग जो होता है बिल्कुल, का, हाँ। वो शायद उस दौर में। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने हिंदुस्तान में ये नए कॉन्सेप्ट लेके आया है। ऐसा कहना मूर्खता भी होगी और मैं उतना शुरुआती नहीं, दौर में जब आया तब इनमें से आप एक थे। उनमें से एक जो है मैंने इस पे काफ़ी काम किया। इस मेरे को अपने करियर में जो कुछ भी सीखने को मिला, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर जो है मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा जान। लोग आजकल बताते नहीं है कि वो जो जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं और आप खुली तरह से बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं जेएनयू से गया, क्योंकि उसका एक एंट्रेंस होता है और सिर्फ़ जो पहले 30 लोग हैं, वही जेएनयू में बायोटेक के अंदर सेलेक्ट होते हैं। सही बात। तो उस दौर में किसी भी छात्र के लिए ये अचीव करना वैसे ही था जैसे आईआईटी में चले जाना। सही बात है। तो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ माय एकेडमिक जर्नी ऑफ व्हिच आई एम वेरी, वेरी प्राउड ऑफ। मेरा स्पेशलाइज़ेशन और मेरा थीसिस जो था वो इंटरल्यूकिन्स में था, इम्यूनोकेमिस्ट्री में। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और थोड़ा बहुत इम्यूनोकेमिस्ट्री, इनके बारे में मैं अ, कुछ मामूली जानकारी रखता हूँ। ओहो! इतनी मामूली जानकारी मुझे भी हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत धनवान इंसान होता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर आप जितना गरीब मुझे भी बना दे। अच्छा, राजीव कुम्रिया को एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ ए प्रोफेशनल पर्सन, इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके देखना है तो कैसे देखें? पर्टेनिंग टू वर्क एथिक्स, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज़्म, फैमिली बैलेंस, कैसे? हुँ। इस सवाल का जवाब देना आसान भी है और मुश्किल भी है, और आपने कई सारे प्रश्न जो है ना वो एक ही प्रश्न में डाल के पूछ लिए हैं। अरे मैं तोड़-तोड़ के पूछता हूँ, अगर राजीव कुम्रिया को पर्सनली और प्रोफेशनली अलग करके देखना है तो कैसे देखा जाए? तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं कर सकते। तो कमिटमेंट, पैशन, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे जातिगत जीवन में भी है। तो मैं अपने व्यक्तिगत जातिगत जीवन में जिस शौक को परस्यू करना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर पैशन और कमिटमेंट के साथ ही करता हूँ। ओके। मेरी एक बहुत बड़ी मान्यता है, धारणा तो नहीं कह सकते कि, बट मेरा एक विश्वास है कि आपके आसपास के लोग जो है आपको बहुत सिखाते हैं। और जब आप एज़ ए प्रोफ़ेशनल काम कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए। ओके। आपको समय का हमेशा बोध ज्ञात रहना चाहिए। बिल्कुल। तो बीइंग टाइमली, बीइंग टाइम बाउंड इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।
both as a professional as well as in my personal life. ओके, एक बड़ी चीज़ जिसको मैं मानता हूँ, ये है कि हर काम को करने का सिर्फ़ एक ही तरीका होता है और वो होता है सही तरीका। और बाकी हर कोई तरीका जो है, वो उस सही तरीके का एक मॉडिफ़िकेशन है जिसको मैं विश्वास नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे को हमेशा सही तरीका पता ही हो, लेकिन मैं उसकी खोज करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तीसरा है कि एज़ ए प्रोफ़ेशनल अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो मेरा फ़ोकस जो है वो मेरे काम के अलावा मेरे सुपरवाइज़र के जो चैलेंजेस हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उनको कैसे असिस्ट कर रहा हूँ, ओके, उनके ऑब्जेक्टिव्स में, उनके एम्स को फुलफ़िल करने में। क्योंकि उन्हीं के जो एम्स हैं, उन्हीं का निचोड़ा हुआ कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में आता है। सही बात। अगर मैं मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे फ़ेवरेट हैं जोतवानी साहब, मैं उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे काम दिया है, तो वो काम सिर्फ़ मेरा नहीं है। उस काम की के साथ उनकी भी इम्पोर्टेंस, उनकी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ और ऑर्गनाइज़ेशन के लिए भी कर रहा हूँ। सही तो बात। हर काम में एक लार्जर पर्पस ढूँढना और उसके पीछे भागना, ये एक बहुत बड़ी है। एक बात और ये है कि एबिलिटी टू लर्न, कभी भी अपने मस्तिष्क को जो है ना बंद नहीं करना। मेरी बकेट लिस्ट पर्सनल लाइफ़ में बहुत लंबी है, लेकिन आज 3 दशक के बाद भी मेरी प्रोफ़ेशनल बकेट लिस्ट भी बहुत लंबी है। मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ। एबिलिटी टू लर्न ऑलवेज़, हर समय जो है ना, एक शिक्षार्थी के रूप में रहना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षार्थी या विद्यार्थी? शिक्षा का जो शिक्षा, विद्या मैं नहीं कहूँगा, ओके, शिक्षार्थी के रूप में रहना या विद्यार्थी भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, एकदम अति शुद्ध हिंदी हो जाएगी तो समझ पाना। देखिए, शिक्षा इज़ लेसन, ट्रू। विद्या जो है ना, वो एक किताबी भी हो जाती है कई बार। वैसे दोनों शब्दों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन शिक्षा तो मैं अपने माता-पिता से भी ले सकता हूँ। शिक्षा मैं आजकल के बच्चों से भी लेता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोग्राफ कैसे अच्छी लेनी है, जो मुझे नहीं आता। तो वो शिक्षा आपको हर जगह से मिलती है। बिल्कुल। विद्या जो है एक औपचारिक शब्द है, विद्या लेने का तो। ओके, ख़ैर बहरहाल, तो हर वक़्त जो है ना, एक शिक्षार्थी के रूप में कुछ न कुछ सीखने की एबिलिटी टू लर्न एंड नॉट टू बी क्लोज्ड। मैंने अपने करियर में देखा है कि कई बार जो लोग अपने करियर में एक जगह पे आके रुक जाते हैं, वो ये है कि वो सीखना बंद कर देते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, इनफैक्ट कुछ किताबें भी हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड लर्न, लर्न टू अनलर्न फर्स्ट। यस। तो अगर हमको आगे बढ़ना है, तो जीवन में ये अनलर्न और लर्न की जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल जीवन-मरण की प्रक्रिया के समान है, जिसमें आपको जिसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसके अंदर जो है ना, आपको घूमते ही रहना पड़ेगा, तत्पर लगे रहना पड़ेगा। तत्पर लगे रहना पड़ेगा लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एंड रीलर्न। तो अब तो आजकल के दौर में जैसा हम कह रहे हैं ना कि एजुकेशन अपने आप में पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। लोग अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं। आज के दौर में मेरे ख्याल से सीखना और सीखते रहना, ये दोनों जो हैं एक लंबे सक्सेसफुल जीवन में और रादर आई वुड से कि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कहावत मैंने सुनी है अंग्रेजी में, यू कैन नॉट सर्वाइव इन टुमारोज़ कॉम्पिटिशन यूजिंग यस्टरडेज़ टेक्नोलॉजी। क्या ये कहावत लागू पड़ सकती है इस पे? ओके। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ आपके प्रोफ़ेशनल गुरु के बारे में। आपका करियर इतना लंबा रहा है, तो इस लंबे करियर में आपके गुरु कौन-कौन थे या कौन था? देखिए, 30 साल में अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक गुरु था, हाँ, तो वो गलत होगा। क्योंकि बहुत से लोग जीवन में अलग-अलग कालों में, अलग-अलग अवधि में गुरु का रोल निभा के चले जाते हैं। ओके, तो वो जो फ़हरिस्त है, जो लिस्ट है, वो बड़ी लंबी है। वाह! लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ चुनिंदा नाम उनमें से उठाऊँ, ओके, तो
जिस शख्स ने मेरे को डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में पहला ब्रेव दिया था वो थे श्री विनायक भट्ट साहब। ओह! वाह! तो मैं उनको गुरु की तरह ही मानता हूँ। बिल्कुल। तो एक वाक़या है, शायद भट्ट साहब को पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, तो मैंने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया, तो जब ट्रेनिंग हुई, हाँ, तो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो सारे टेस्ट में तो मैं अव्वल। अव्वल ही था। वाह! तो उन्होंने धीरे-धीरे कहा, "भैया एक काम करो, दूसरे भी हैं, तुम रहने दो।" तो ख़ैर वो एक हँसी-मज़ाक की बात थी। ट्रेनिंग तो ख़ैर मुझे पूरी करनी पड़ी और सारे टेस्ट भी देने ही पड़े थे। हुँ। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सिखाया कि भई डायग्नोस्टिक क्या होती है। तो मैं जानता था डायग्नोस्टिक किसे कहते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के बारे में, ELISA के बारे में मुझे सब काफ़ी जानकारी। एकेडमिकली पहले से ही पता था। हाँ, लेकिन एक क्लिनिकल सेटिंग में, इंडस्ट्रियल सेटिंग में उसका निर्वाह कैसे होता है, वो मैंने उनसे सीखा। ओके। कुछ समय और गुज़रा, मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर गौतम का। मेहनत करना, पर्सनल स्पेस को सैक्रिफाइस करके भी काम करना और थोड़ा आगे की सोचना। ओके। ये डॉक्टर ये गौतम कहाँ के हैं साहब? ये डॉक्टर गौतम हमारी तरह उत्तर भारतीय ही है। अ, IIT रुड़की से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और आज की डेट में हॉरिबा के प्रेज़िडेंट हैं। वाह! और शायद और भी उनके पास बड़ी पोज़ीशंस हैं हॉरिबा में, जिसके बारे में आई थिंक आप पता कर सकते हैं। ओके। तो ये बड़ी अज़ीम शख्सियत है इंडस्ट्री में। ख़ैर उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब तक मैं उनके पास था, मैं लड़का था, लड़के से थोड़ा आदमी बनाने का काम जो है, उन्होंने किया। लेकिन मैं अगर मेरे स्वर्गीय भरत दफ्तरी साहब, हाँ, उनसे मैंने सीखा कि बड़े सपने, वाइल्ड ड्रीम्स और उसको एग्ज़ीक्यूट करने की एनर्जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उनके साथ भारत सीरम्स में काम करता था, आई वाज़ रिपोर्टिंग टू हिम। और रोज़ एक नया ड्रीम, एक नया सपना, एक नया प्लान और उसके पीछे भागना। थेरानॉस्टिक्स थेरानॉस्टिक्स या एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस के ऊपर इंडिया में प्रोडक्ट डेवलप करना और बाहर से नए कॉन्सेप्ट को सोर्स करके उसको ड्रग्स के साथ लिंक करके ये काम मैंने थोड़ा बहुत किया। तो वो उन्हीं की छत्रछाया में उन्हीं से सीख के किया। कोविड के दरमियान जब लॉकडाउन लगा था, उस समय पूरी दुनिया एक समय में पॉज़ पे आ गई थी और उस दरमियान आप इंडिया में घूम-घूम कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अप्रोच करके उनको कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाने के लिए मदद कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, उसका वायरल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के बारे में समझा रहे थे। क्या आप जानते थे ये कैसे होता है? तो कोविड के बारे में मुझे, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझे मालूम था, लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मुझे कोविड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी जानकारी थी। ओके। तो ये एक ऐसा अछूता-सा सब्जेक्ट था, हाँ। तो मुझे लगा कि इसमें एक अपॉर्च्युनिटी है। और मैं आपको बताऊँ कि एक छोटी-सी चीज़ की सैंपल ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है, उस समय ₹400 की एक वायल बिल्कुल। बिकती थी। तो जब हम पैंडेमिक की बात कर हुँ। रहे हैं और हम 130 करोड़ से ऊपर के देश हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर ₹400 की एक ट्यूब सिर्फ सैंपल ट्रांसपोर्ट करने में, तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि भारत सरकार भी दिवालिया ही हो जाती। दिवालिया हो जाती। हाँ। तो मुझे लगा कि ये काम है, ये वो सोशल पर्पस है जो पैसे से, बिज़नेस से ऊपर, और मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, मैं प्रोफ़ेशनल हूँ आप सबकी तरह। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ कर सकूँ, तो मैंने उसका एक फ़ॉर्मूलेशन जो टेक्स्ट बुक में था और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी वो प्रिंट किया गया था, कि तो मैंने उस फ़ॉर्मूलेशन को फ़ॉर्मूलेट करके अ, कई जो कंपनीज़ थी जो तैयार हो गई थी इस, किन-किन कंपनियों की मदद की आपने आप बताना चाहें तो? वो अगर नाम लेना चाहें तो? यूनिवर्सल करके कंपनी है बड़ौदा की, एक्वरेक्स है, मुंबई की। हाँ। हाँ, साउथ की भी एक कंपनी है। तो क्योंकि मैं एनडीए में हूँ तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। ओके। तो 3-4 इस प्रकार की कंपनीज़ थी, जिनके साथ मैंने जुड़ा। और मेरे जीवन का एक बड़ा सैटिस्फैक्शन है इस बात में कि उस कठिनाई के दौर में जब पूरा देश ऐसे गुज़र रहा था, तो मैं उसमें एक अपना तिनके बराबर योगदान दे पाया
कि 3-4 कंपनीज़ को वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया और कोविड पीसीआर के टेस्ट जो है और जो कि आईसीएमआर द्वारा मान्य हो गए थे, टेस्टिंग में पास हो गए थे, उस लेवल तक लेके आया और उनको उनकी लाइन्स कैसे सेटअप करनी है, सप्लाई चेन क्या है, उसके बारे में मैं उनको थोड़ी बहुत मदद कर पाया। आप भले ही इसे तिनके भर का योगदान समझे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपका ये। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी ऑडियंस ये जानेगी, समझेगी, उनको पता चलेगा, तो वो दिल से आपको धन्यवाद देंगे और उनके परिवार वाले भी आपको दिल से धन्यवाद देंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को यदि फ्लो साइटोमेट्री और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो राजीव खुमरिया का नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप उन्हें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट इंडस्ट्री पीपल। ओके? धन्यवाद। मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना यशवंत ने मुझे बना दिया है, बट हाँ, अगर मैं किसी प्रश्न का उत्तर दे पाया तो मुझे प्रसन्नता होगी। ओके। मैं क्षमा चाहूँगा राजीव जी। आप बोल रहे थे तो मैंने टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। आप अपने किसी गुरु का नाम ले रहे थे। यदि आप चाहें तो उनका नाम ले सकते हैं। आपकी बात दिल से जुबां तक आते-आते रह गई। अगर आप चाहें तो प्लीज़। 30 साल में अगर मैं ये कहूँ कि मैंने श्री सुरेश वजीरानी से कुछ नहीं सीखा, हाँ, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी मेरी तरफ से और ये मैं बिल्कुल दोहराना नहीं चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में इतने कमिटेड, इतने पैशनेट शख्सियत को नहीं देखा, जिन्होंने इतने कम रिसोर्सेज़ से शुरुआत की और एक ग्लोबल फिनोमिना को क्रिएट कर दिया जो कि इंडियन फिनोमिना है और उनसे बहुत कुछ सीखने को है। मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो आप कि मैं उनको कैसे डिफ़ाइन करूँगा तो मैं कहूँगा वो सुरेश वज़ीरानी नहीं है, सुरेश ट्रांसेशिया अरबा वज़ीरानी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके शायद आत्मा अरे उनके हर सब्जेक्ट के पे हर ड्रॉप में है वो। ड्रॉप में है। लेकिन इसके अलावा जिस बारीकी, जिस पैनेपन के साथ वो डिटेल में जाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। आ, वो कई बार अपने से आधी से भी कम उम्र के लोगों को जो है ना सीखने को मिल सकता है। वो उनको बहुत हैरान कर सकते हैं कि वो कितना जानते हैं। अरे उनको मिलने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको ये भी नहीं आता अभी और ये भी नहीं आता है। एंड ही इज ए मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड, वेरी फ्यू इमोशंस, एंड ये तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा यस, मी टू। और जिसको शायद मेरे लिए शब्दों में बयान करना भी थोड़ा-सा कठिन है। इसके अलावा मैंने कई और अज़ीम शख्सियत के साथ काम किया। डॉक्टर वेलू ट्रेवट्रॉन के हैं, ही इज़ अ ड्रीमर, ही इज़ ऑलवेज़ थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, फुल ऑफ एनर्जी, करेक्ट? उम्र में शायद वो कमोबेश मेरा बराबर ही हैं, लेकिन अमेज़िंग मैन। अ, डॉक्टर प्रमोद काबरा, यस, I सीपीसी। think very calm, composed man, not सॉफ्ट स्पोकन आल्सो। soft spoken, medical doctor, एंड येट सो हम्बल। तो मैंने ह्यूमिलिटी के साथ पैशन को, एक कोल्ड एनर्जी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके साथ किस तरीके से एंटरप्राइज को चलाना है, वो उनसे सीखा साइलेंट लीडर। साइलेंटली। और क्योंकि मेरी शुरुआत सेल्स से हुई और मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर गुजारा, हुँ। आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग में, कस्टमर सेंट्रिसिटी में, लीडरशिप में, पीपल लीडरशिप में खास करके, हाँ, और हाउ टू मैनेज रेवेन्यू, रेवेन्यू फेजिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, इन सब का अगर कोई गुरु है मेरे लिए तो श्री जोतवानी जी हैं। वो मेरे मेंटर भी हैं और मैं उनको गाए बगाए फ़ोन करके परेशान भी करता हूँ। एक और शख्सियत हैं जिनसे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की भी और प्रोफ़ेशनल जीवन की भी सलाह गाए-बगाए लेता रहता हूँ, वो हैं श्री विद्याधर नायर। बिल्कुल। और वो मुझे डाँटते भी हैं वाह! और उनकी डाँट खा के मुझे अच्छा भी लगता है। मैं उनका नाम नहीं लेता तो मैं शायद वो तो बहुत बड़े हैं लेकिन मैं अपने साथ ही अन्याय कर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लोग हैं कुछ, और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो ज़रूरी नहीं कि मेरे गुरु या मेरे बॉसेस या मेरे सुपरवाइज़र रहे, मेरे पीयर्स भी हैं। करेक्ट। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो और उनकी फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, राजीव जी,
हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको आपका जो प्रोफ़ेशनल जीवन है, दोबारा जीने का मौका मिले, तो ऐसी कौन-सी गलती या गलतियाँ आपने की है जो दोहराना नहीं चाहेंगे? अगर मुझे ये प्रोफ़ेशनल जीवन दोबारा जीने का मौका मिलता है और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, ये मेरी असम्पशन है कि वो सारी जो स्किल्स और जो तजुर्बे हैं, उनका सार भी मुझ में हो, तो मैं उतना रैश डिसीजंस लेना अवॉइड करूँगा, जो मैं ओके, कभी-कभी करता हूँ। ओके। मैं अपने गुरुओं से जो मैंने ह्यूमिलिटी सीखी है, कंपोज़्ड रहना सीखा है, उसको मैं और अच्छे से बरतूँगा, उसका निर्वाह करूँगा। बिल्कुल, मैं लंबे रिश्ते बनाने की कोशिश करूँगा ओके, और ये सब करते हुए मैं एग्ज़ैक्टली वही करूँगा, जो मैंने पिछले 30 साल में किया है। कुछ नए, कुछ इनोवेटिव ओके। कामों की खोज, उनके पीछे दौड़ना, कुछ नए बिज़नेसेस क्रिएट करना, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए सेगमेंट्स क्रिएट करना। हाँ, मैं यही सब दोबारा करना चाहूँ। वाह! आपने तो दोनों सवाल जवाब दे दिए, क्या नहीं करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में आपके जो 30 साल का लंबा करियर है, इन 30 सालों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा जो अधूरी रह गई हो या पूरी करना चाहेंगे अभी भी? अधूरी महत्वाकांक्षाएँ कई सारी हैं, लेकिन एक बड़ी महत्वाकांक्षा जो अधूरी रह गई, वो ये है कि बीच में मैंने उस समय के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री छोड़ी थी, मगर एक छोटे से स्टार्टअप जैसे हाँ, में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया था, जो कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में था। दुर्भाग्यवश या मेरी गलतियों की वजह से वो स्टार्टअप उतना अच्छा नहीं चल पाया। आई हैड टू एग्ज़िट इट। मैं शायद वो गलतियाँ ना दोहराते हुए एक फिर से उस स्टार्टअप को रिवाइव करूँ और उसके अंदर कुछ और नए नोवेल कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊँ, जिनकी एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक नीड है, जो एक हुँ, अनफुलफिल्ड नीड है हमारे समाज में। तो मैं वो एक बार बिफोर, एज़ दे से इन इंग्लिश, बिफोर हैंगिंग माय बूट्स, या I would like to do that again, and hopefully I should be able to scale it up, ओके। and hopefully I should be able to make it a big success, which makes a difference in the lives of people. राजीव जी, इंडस्ट्री में आप 30 साल से ज़्यादा दे चुके हैं। अब आपके पास जो है ये आखिरी पड़ाव है। इंडस्ट्री में आप अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक और रहेंगे, तो उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल जो है, अगर आप उससे उम्र के किसी और दौर में पूछते तो मैं आपको कहता कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और अभी तो कई पड़ाव भी हैं, और अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। वाह! लेकिन मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दूँ कि मैं कैसे जाना जाना चाहता हूँ, हुँ, कि लोग मुझे जब मेरा नाम लें, हाँ, तो मेरे बारे में क्या सोचें? हुँ, मैं मैं चाहूँगा, मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो मेरे बारे में एक लॉन्च पैड की तरह सोचें, और मेरे कुछ करीबी मित्र इस बात पे हँसते भी हैं, क्योंकि लॉन्च पैड एक डिज़्नी के कैरेक्टर का नाम हाँ, है, तो जो कि बचपन में हम सबने देखा है। अ, क्योंकि मैंने अपने 30 साल के करियर में रूटीन काम कम और कहें तो अजीबो-गरीब काम ज़्यादा किए हैं, और उनको लॉन्च करना, हाँ, तो अब शायद या तो वो मेरी नियति थी, मगर अब मुझे उसमें मज़ा आने लगा। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि लोग मेरे बारे में सोचें कि मैंने जो कुछ करने की कोशिश की या जो प्रयास थे मेरे, उसमें मैं कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशनल कुछ हद तक रहा, और
और कभी मेरे बारे में कुछ बुरा भी सोचे तो सोचे कि एक बंजारे की तरह कुछ ना कुछ नया खोजने में लगा ही रहता है। बिल्कुल, क्या बात है। वाह, शाबाश! तो इसके अलावा मेरे पास कोई ख़ास शब्द नहीं है और मैं इतनी कोई बड़ी शख्सियत भी नहीं है। नहीं, आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को अब ये बता देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे वक्ता तो हैं ही, अच्छे वक्ता होने के साथ-साथ एक आप बहुत अच्छे कवि हैं। यदि आप अपने दर्शकों को, आपके भी दर्शक हैं ये अब, कुछ बढ़िया कविता सुनाना चाहें, देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं, मैं कहता ना कि कवि को कभी आमंत्रण नहीं देना चाहिए कविता सुनाने का, क्योंकि वो कभी मौका नहीं छोड़ते वाह! बोर करने का। हाँ, तो और जहाँ तक ये कहना कि अच्छे कवि हैं, भाई इसका निर्णय तो श्रोता ही कर सकता है। नहीं, नहीं, आपको अलंकृत करना मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैंने कर दिया और अब श्रोताओं को निर्धारित करने दीजिए कि आप कितने अच्छे कवि हैं। तो आज की अभी तक की जो बातचीत हुई, अगर हम देखें तो उसके ऊपर अगर हम उसको एक शब्द में बयान करें, अंग्रेजी में कहें तो रिफ्लेक्शंस। यस, ठीक है, परावर्तन। बड़ा सुंदर शब्द है हाँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की पीढ़ी उसका अर्थ भी समझे। पहले मैंने सोचा था कोई दूसरी कविता सुनाने के लिए, ओके। लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ी सी मजेदार कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब चूंकि हम आपने आखिरी पड़ाव की बात की, हमें वेटरन्स और वयस्क वरिष्ठ की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, तो कविता का शीर्षक है दाढ़ी। दाढ़ी, ये वाली दाढ़ी। जी, दाढ़ी, मतलब बुजुर्गों की दाढ़ी। हुँ, हुँ। वैसे मैं क्लीन शेव ही रहना पसंद करता हूँ। आधी सफेद दाढ़ी हाँ, और बेतरतीब बालों से, वाह! आधी सफेद दाढ़ी और बेतरतीब बालों से गुफ्तगू करते हैं यशवंत और मैं, बेहतरीन गुजरे सालों से। वाह! क्या बात है, सुभान अल्लाह! फिर से मैंने आज शजर पे, शजर का मतलब टहनियाँ डालियाँ, हुँ, फिर से मैंने आज शजर पे उस चिड़िया को देखा है। हाँ। फिर से मैंने आज शजर पे उस चिड़िया को देखा है, फिर से नशेमन बन जाएगा तिनकों की नन्ही जालों से। क्या बात है, क्या बात है! तो मेरा जीवन, जैसा कि मैं कहता हूँ कि कुछ नया खोजने में ही गया, तो बिल्कुल। ये नए-नए घोंसले, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कभी भरे थे। जीवन में क्या है कि सदैव सक्सेस नहीं रहता, धूप-छाँव लगी रहती। हुँ, हुँ। कभी कभी मिले थे आधे अधूरे, वाह! कभी मिले थे आधे अधूरे, कभी मिले हैं खाली ये। क्या बात! कभी मिले थे आधे आधे अधूरे, कभी मिले हैं खाली ये। अगर वक्त से मिलती पूरी, छलकाते हम प्यालों से। क्या बात है, वाह! और जैसा कि मैंने कहा है कि एक बंजारे, एक जोगी की समान, एक रमते हुए इंसान, यायावर जीवन। गंगा के बारे में कहा जाता है कि चरई वेती। करेक्ट। तो फिर से निकले हैं, फिर निकले हैं घर से राजी, हाँ, फिर निकले हैं घर से राजी, नए सफर की तैयारी। वाह! याराना है बड़ा पुराना, पाँव के रिश्ते छालों से, या क्या आधी सफेद दाढ़ी और बेतरतीब बालों से गुफ्तगू करते हैं हम, बेहतरीन गुजरे सालों से। सुभान अल्लाह! धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, हमने देखा कि हमारे आज के मेहमान राजीव कुमरिया कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छे कवि हैं, और अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यदि जाते-जाते हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहें तो मंच आपका है। यशवंत, मुझे इस पूरी पॉडकास्ट के दौरान बड़े से और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और मेरे अंदर एक डर से कांपता हुआ है कि मैं आज की पीढ़ी को, जो मुझसे कहीं ज़्यादा जानती है, जिसके पास बार-बार मुझे जाना पड़ता है ये सीखने कि ये फ़ोन कैसे चलेगा, हाँ, हाँ। तो मैं क्या ही सीख दूँगा।
लेकिन फिर भी कुछ एक बातें हैं कि जो मैं उनके साथ साझा करना चाहूँगा। और ये कोई सीख नहीं है, एक संवाद है। हमेशा कुछ न कुछ नए सीखने की ललक अपने अंदर हमेशा रखो। ये मेरी पहली सीख है। मेरा दूसरा संदेश ये है कि आप जब आईवीडी इंडस्ट्री में काम करेंगे, आपके साथ बहुत सारी सेल्स फोरकास्टिंग, बिज़नेस फोरकास्टिंग, प्लान्स बनाए जाएँगे। अपने जीवन का 5 ईयर प्लान भी लिखो और अपने काम की तरफ तवज्जो दो। अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र और उसके सुपरवाइज़र, उससे ज़्यादा कुछ मत सोचो। आप देखोगे कि आपका करियर, आपका व्यावसायिक जीवन जो है, वो सारे स्ट्रेस से दूर भाग जाएगा। एंड कीप लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। थैंक यू मच, वेरी मच राजीव जी। आपने आज बहुत अच्छी सीख दी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो सीख मैं आज राजीव जी से लेकर के जा रहा हूँ। कीप लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, बी ऑनेस्ट, बी पैशनेट, take care of your own job, take care of your private life, personal life, and be careful about your boss's responsibility and his boss's responsibility too. That will take your career much ahead. Thank you very much राजीव जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।